Okay, so let us start with next question, 13.3. An inductor of inductance 200 millihenry is connected to an AC source of peak EMF 210 volt and frequency 50 hertz. Calculate the peak current, मतलब आपको I0 फाइंड करने के लिए बोला है. What is the instantaneous voltage of the source when the current is at peak value? So first of all, in given quantities आपको क्या क्या दिया है? आपको दिया है इंडक्टेंस का वैल्यू विच इज 200 मिली हेनरी, विच इज इक्वल टू 200 into 10 power minus 3 हेनरी, मतलब बेसिकली 2 into 10 power minus 1. ओके, इंडक्टेंस का वैल्यू दिया है. पीक वैल्यू दिया है वोल्टेज का, मतलब E0 की वैल्यू दी है विच इज 210 वोल्ट. फ्रीक्वेंसी आपको दिया है 50 हर्ट्ज का. फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज इज गिवन टू यू. Calculate the peak current. You are supposed to find out what is I0. You are supposed to find out what is I0, peak current. And so first of all you need to find out I0, और उसके बाद आपको पूछा है what is the instantaneous voltage of the source when the current is at peak value. So what is the value of E at I0? तो EMF की वैल्यू क्या होगी जब करंट होगा पीक? This is what they're asking you. Then you need to first of all know what formulas you can use, क्योंकि यहाँ पे formulas का selection is very important. नॉर्मली क्या होता है कि आपको याद होगा, आपको जब I0 फाइंड करना था तो आप लिखते हो E0 by R. लेकिन रिमेंबर ये E0 by R कब? व्हेन यू हैव रेजिस्टिव सर्किट. यहाँ पे आपको इंडक्टेंस की वैल्यू दी है, मतलब द सर्किट इज इंडक्टिव. और अगर आपको याद होगा कि जब इंडक्टिव सर्किट होता है तो रेजिस्टेंस की जगह पे आप लिखते हो रिएक्टेंस. कौन सा रिएक्टेंस? इंडक्टिव रिएक्टेंस. तो नंबर 1, टू फाइंड आउट I0 you have E0 by XL, right? E0 by XL, where XL is inductive reactance. और आपको याद होगा ये ओमेगा L था, और ओमेगा you can find out because you have F. ओमेगा is 2 pi F. तो I0 equal to E0, XL की जगह पे ओमेगा L, एंड ओमेगा की जगह पे आएगा 2 pi F into L. This is what you will have. Okay, तो ऐसा आपको मिलने वाला है. Then इसके बाद you are supposed to find out E at I0. तो how to find out E at I0, ये भी आपको सोचना पड़ेगा. How do you find out E at I0? नहीं, आंसर इज 0. क्यों? इंडक्टिव सर्किट है. इंडक्टिव सर्किट में कौन लीड करता है? EMF. कौन लैग करता है? मतलब एक होता है साइन, एक होता है कोसाइन. तो आपको पता है अगर करंट का वैल्यू पीक है तो जब साइन का पीक होता है तो कोसाइन क्या होता है? 0. तो करंट पीक है तो EMF क्या है? 0, बिकॉज यू ऑलरेडी नो. हमने देखा था ना यहाँ पे. यू सी, लुक एट दिस डायग्राम. दिस इज इंडक्टिव सर्किट. इंडक्टिव सर्किट था ना, इंडक्टिव सर्किट था. इसमें ये देखोगे आप, जब करंट, जब करंट पीक है तो EMF की वैल्यू क्या आ रही है? 0. तो सेकेंड पार्ट तो सॉल्व करना ही नहीं है, बिकॉज यू नो आंसर डायरेक्टली. ओके, सो ओनली फर्स्ट पार्ट इज सपोज टू सॉल्व. So solution is very simple. First part is I0, which is E0 by 2 pi FL, and therefore I0 is equal to E0. E0 is 210 upon 2 into pi into F is 50 hertz, और L की वैल्यू कितनी है? 2 into 10 power minus 1. So therefore I0 equal to 210 upon 100. This is 100 और 200. तो ये आ गया 200, और ये 10 पावर -1 मतलब आ गया 20.
20 और ये आ गया पाई, राइट। इसका भी एक एक कैंसल, दिस इज 1 दिस इज 10.5 आपको पता है 1 बाय पाई की वैल्यू होती है 0.318, तो 1 बाय पाई इज 0.318, ओके। तो व्हाट यू विल गेट इज दिस, इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ऑफ कोर्स रफली तो पता लग ही गया 10 into 0.318 is 3.18, रफली ये 10.5 है, 10 होता तो 10 into 0.318 मतलब कितना 3.1 है, तो रफ अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूँ, बट एग्जैक्ट करोगे तो 3.342 आएगा। सो यू इफ यू मल्टीप्लाई दिस यू गेट 3.342 एम्पियर। डन। क्वेश्चन नंबर 13.3 का पार्ट 1 इज डन। पार्ट 2 तो सिंपल है, पार्ट 2 में सिर्फ आपको इतना बोलना है, since the circuit contains inductor and AC source, hence current and EMF are out of phase by pi by 2. Therefore, when current peaks, EMF is 0. Done. तो सेकेंड पार्ट में कुछ सॉल्व करना ही नहीं है, इट इज जस्ट दैट एक साइन वेव है एक कोसाइन वेव है, एंड दैट्स हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, a capacitor of 2 microfarad, so you have a capacitor of 2 microfarad is connected to an AC source of EMF E 250 sine of 100 pi t. So in the given equation what you have is E equal to 250 sine of 100 pi t. Write an equation for instantaneous current, मतलब करंट के इक्वेशन में t होना चाहिए, बिकॉज इंस्टेंटेनियस मतलब करंट एट अ गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, एंड गिव रीडिंग ऑफ AC एमीटर कनेक्टेड इन द सर्किट। तो अगर आपको याद होगा, इफ यू रिमेंबर, आई टोल्ड यू कि हम लोग एमीटर या वोल्ट मीटर AC मेजर करने के लिए यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज दे गिव यू एवरेज वैल्यूज। बेसिकली व्हाट दे गिव यू इज RMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो आपको फाइंड क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट इंस्टेंटेनियस करंट I, दूसरा यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट IRMS। so you are supposed to find out two things, क्योंकि एमीटर गिव्स यू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू नॉर्मली, ये आपको फाइंड करना है, एंड फॉर्मूला इज वेरी सिंपल। तो ऑफ कोर्स सिर्फ आपको IRMS का फॉर्मूला पता होना चाहिए, IRMS इज I0 बाय रूट 2, तो I0 फाइंड करना है, एंड ऑल्सो यू शुड नो व्हाट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ I। अब अगर क्वेश्चन आप पढ़ोगे ओवरऑल तो इसमें आपको कैपेसिटर दिया है, राइट। कैपेसिटर का वैल्यू दिया है कितना, 2 माइक्रोफैराड। दे आर टेलिंग यू 2 माइक्रो मतलब 2 × 10⁻6 फैराड। सो दे आर टेलिंग यू कि ये सर्किट कौन से टाइप का है, कैपेसिटिव। सो इट कंसिस्ट ऑफ कैपेसिटर ओनली, दैट्स इट। और अगर और कुछ होता तो फिर इंडक्टर होता तो इंडक्टर की वैल्यू दी होती, रेजिस्टर होता तो रेजिस्टेंस की वैल्यू दी होती, नहीं दिया मतलब इट इज अ कैपेसिटिव सर्किट। तो कैपेसिटिव सर्किट में इफ यू रिमेंबर, अगर आपको इक्वेशंस याद होंगे, डू यू रिमेंबर इन केस ऑफ कैपेसिटिव सर्किट हु लीड्स एंड हु लैग्स? करंट लीड्स, ओके, एंड EMF lags. So for a capacitive circuit, I is equal to I0 cos of omega t, क्योंकि जैसे ही यहाँ पे अगर साइन है तो वहां पे होगा cos। क्यों? क्योंकि you know cos leads and sin lags. How do you know? What is cos 0? 1. What is sin 0? 0. तो जब 0 एंगल पे cos की वैल्यू 1 है, उसी 0 एंगल पे sin की वैल्यू 0 है, तो who is leading? cos is leading। तो पता होना चाहिए। अब ओमेगा कहां से मिलेगा? बहुत सिंपल है, बट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1
फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 व्हाट इज ओमेगा, व्हाट डू यू सी 100 पाई। तो ओमेगा का तो प्रॉब्लम नहीं है I0, बट इफ यू रिमेंबर, yes, in a capacitive circuit I0 is what? E0 into ओमेगा C। जिनको याद नहीं, अभी लास्ट सेशन में, मतलब कल के ही सेशन में हमने कहीं तो ये लिखा था, यू लुक हियर, I0 is E0 ओमेगा C। तो यू वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज I0 फर्स्ट, क्योंकि आपको I0 यहाँ पे लगने वाला है। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, then I0 is E0, but what is E0? 250. What is omega? 100 pi. What is C? 2 into 10 power minus 6. Therefore I0 equal to, ये आपका आ गया 250 into 2, 500 into 100 pi into 10 power minus 6। यहाँ के ये जो 2 जीरो है और ये जो 2 जीरो है, 4 10 पावर 4 और ये 10 पावर minus 6, मतलब कितना 10 पावर minus 2, 5 pi into 10 power minus 2, 5 into 3.14, 15 तो आ गया, 14 5 का कितना होता है 70, 14 5 का 70 होता है, 0.14 into 5 कितना होगा 15.7, दिस इज टोटल 15.7 एम्पियर ऑफ कोर्स। ओके, तो आपको I0 मिल गया, I0 मिल गया, तो ये जो वैल्यूज है इक्वेशन नंबर 3 और 4 के, ये सब्स्टिट्यूट करोगे इक्वेशन नंबर 2 में। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, 3 and 4 you will get I equal to I0. What is I0? 15.7 cos of omega. What is omega? 100 pi and t. This is what you should get. ये आना चाहिए आपका करंट का इंस्टेंटेनियस इक्वेशन। अब यही है, ओनली थिंग इज 15.7 into 10 power minus 2 है क्या अपना? यस, तो 10 power minus 2 लिखना रह गया, तो दिस इज इक्वल टू 0.157, so this is equal to 0.157, so that is the only thing that you will have। तो करेक्ट है आंसर, यही आंसर आना चाहिए, दिस इज व्हाट यू गेट 0.51157 cos of 100 pi t। पार्ट 1 खत्म, पार्ट 2 में आपको क्या फाइंड करना है IRMS। तो IRMS in case of this is even simple, क्योंकि IRMS is I0 by √2 और I0 की वैल्यू अभी भी फाइंड किया आपने 0.157 और √2 is 1.414। सो सॉल्व करो, व्हाटएवर यू विल गेट। मैंने कैलकुलेशन करके रखे है, तो आई एम गेटिंग इट टू बी 0.111, दिस इज 0.111 एम्पियर। हो गया क्वेश्चन खत्म। दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। Okay, so let's go ahead with next topic now। तो अभी तक so far हमने 3 सर्किट्स, AC सर्किट्स इन डिटेल देखा। एक था जिसमें था ओनली रजिस्टर, द अदर वन वाज विथ ओनली इंडक्टर एंड द लास्ट वन वाज विथ ओनली कैपेसिटर। तो व्हाट वी वांट टू डू इज, अब हमको तीनों के तीनों कंपोनेंट्स एक साथ लगा देने हैं। वी वांट टू कनेक्ट ऑल 3 टुगेदर विद द सोर्स ऑफ AC। तो उससे पहले, बिफोर वी डू दैट, जस्ट अ क्विक रिवीजन, वेरी क्विक रिकैप। आपको पता होना चाहिए कि what happens in all these 3 cases। तो पहले केस में you have only resistor R connected to a source of EMF E, और यहाँ पे E equal to E0 sin omega t आता है, E equal to E0 sin omega t, और I equal to I0 sin omega t। This is what you get, right? And obviously in both the cases, I mean, of course in this case you have EMF and current, they are in phase, no lead no lag। तो अगर आपको याद होगा तो peak value, this is EMF E0, or then you have a peak value of current also I0। ये दोनों का डायरेक्शन है सेम।
तो मैं फेजर डायग्राम को सिंप्लीफाइड रखने वाला हूँ. आई एम नॉट गोइंग टू यूज द अदर नोटेशन व्हिच आई ऑलरेडी टोल्ड यू. वो भी याद होगा आपको. उस केस में हमने क्या किया था, एक और नोटेशन मैंने आपको बताया था फेजर डायग्राम का, इन विच यू हैव y एक्सिस एंड यू हैव x एक्सिस एंड देन यू शो EMF एट एन एंगल ओमेगा t. क्यों ओमेगा t? क्योंकि EMF में साइन ओमेगा t है, मतलब द एंगल मेड बाय EMF इज ओमेगा t विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस. और इस केस में करंट भी सेम डायरेक्शन में था, तो करंट वाज आल्सो हियर, नो लीड नो लैग. So this notation I will not be using for the time being. तो हम करंट को हमेशा x एक्सिस पे फिक्स कर देंगे. क्यों ऐसा कर रहा हूं मैं? बिकॉज जब आप तीनों कंपोनेंट्स एक साथ कनेक्ट कर दोगे, देन कीपिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट फिक्स्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट विल सिंप्लीफाई फेजर डायग्राम. तो यू विल सी वेरी सून. अब दूसरा जो टाइप का सर्किट था, इट वाज अ सर्किट विथ इंडक्टर. ओके, तो इट वाज अ सर्किट विथ इंडक्टर L. इसमें E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा t है, राइट. I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t है, और E जो आता है वो आता है cos, मतलब साइन ओमेगा t प्लस पाई बाय 2 बेसिकली, राइट. तो दिस इज व्हाट यू गेट. एंड एज यू कैन सी, जिसमें cos आया दैट लीड्स, और जिसमें साइन होगा दैट लैग्स. तो हियर हु इज लीडिंग इज EMF. तो EMF इज लीडिंग. ये आ गया EMF का फेजर. ओके, अब पीक वैल्यू दिखाओ मत दिखाओ, यू कैन ओनली शो E and I. इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू शो ऑलवेज I0 and E0. इट इज जस्ट इंपॉर्टेंट की डायरेक्शन पता होना चाहिए. यू शुड नो डायरेक्शंस. अब जो तीसरा टाइप का सर्किट है, which was capacitive circuit. So in case of capacitive circuit, what you can have is, in this case, जो कैपेसिटिव सर्किट है, इस केस में ये उल्टा था, राइट. तो हियर यू हैव cos और EMF में है साइन. और इन दिस केस व्हाट यू हैव इज दिस सिचुएशन. ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे EMF lags and current leads by pi by 2. ये तीनों अगर आपको अच्छे से पता है, if you remember all these three very well, so only then you can think of combining all these three components and connect it into with a source of alternating EMF. Good. So next topic is LCR circuit. LCR circuit. तो LCR सर्किट में what will we be doing is, हम तीनों के तीनों कंपोनेंट्स कनेक्ट कर देंगे टुगेदर एंड वी विल कनेक्ट सोर्स ऑफ AC. तो हमारे पास एक L है, एक C है और एक R है. तो दिस इज LCR एंड यू कनेक्ट अ सोर्स ऑफ EMF टू दिस. This is alternating source which is given by E0 sine of omega t. Question is, जैसे यहाँ पे रेजिस्टिव सर्किट में there is no lead no lag, इंडक्टिव में EMF leads current lags, कैपेसिटिव सर्किट में current leads and EMF lags. Now the question here is कि इस केस में करंट लीड होगा या करंट लैग होगा, मतलब या फिर इन फेज होगा, मतलब ओवरऑल तीनों कंपोनेंट्स है. तो व्हाट इज द सिचुएशन? इज दिस सर्किट बिहेविंग लाइक रेजिस्टिव ओनली? इफ इट बिहेव्स लाइक रेजिस्टिव ओनली तो आपको मिलेगा नो लीड नो लैग. इफ इट इज बिहेविंग लाइक इंडक्टिव, तो EMF विल लीड बट यू डोंट नो बाय हाउ मच. हो सकता है नॉट बाय 90, नॉट बाय पाई बाय 2 बट बाय सम अदर एंगल. ऐसा हो सकता है ना, डेफिनेटली इट कैन हैपन. It is possible that you have EMF here. So EMF is leading, but not by 90 degrees, not by pi by 2. ऐसा भी हो सकता है कि current is leading, but not by pi by 2. Good. Then, अब before we derive, देखेंगे. Before we derive, let me take you back to chapter called as current electricity. अगर आपको याद होगा, जब आपके पास
एक सर्किट में डीसी सोर्स आपने कनेक्ट किया था, यहाँ पे 3 रेजिस्टेंसेस थे, इसका ईएमएफ था E, then you say drop of potential across R1 is V1, drop of potential across R2 is V2 and drop of potential across R3 is V3, and then you write down कि E equal to V1 plus V2 plus V3. क्लियर यहाँ तक? तो अब same concept will apply here. There is drop of potential across inductance which is EL. अब आप बोलोगे ड्रॉप तो तब होता है जब रेजिस्टेंस हो, हाँ तो यहाँ पे रेजिस्टेंस तो नहीं है लेकिन इंडक्टिव रिएक्टेंस है. इंडक्टिव रिएक्टेंस वाज अपोजिशन ऑफर्ड टू एसी करंट बाय इंडक्टर. तो इसके पास रेजिस्टेंस है लेकिन उसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस, राइट. तो जहां जहां पे अपोजिशन होगा वहां वहां पे ड्रॉप होगा, जहां जहां पे ड्रॉप होगा वहां वहां पे आप V1 V2 V3 ऐसा लिख सकते हो. तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, EL, क्योंकि इट इज drop of EMF across inductor. Similarly, here will be drop of EMF across capacitor, and here you will have drop of EMF across resistors. Good. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए. Then, forget about notes. Notes का चिंता मत करो. You will get notes. कोई issue नहीं है. Then you should know what is Ohm's law. What is Ohm's law? V equal to IR. तो V equal to IR. तो E equal to IR. लेकिन EL is I times of resistance offered by inductor, मतलब XL. Similarly, EC will be I XC and ER will be IR. Correct? अब आप बोलोगे मैंने तीनों में I क्यों लिखा, क्योंकि सीरीज में है. And when components are connected in series, in series, then current through all this component is same. Right? यहाँ तक clear? Good. Then let us look at the phasor diagram first. तो सबसे पहले, you know, in case of purely resistive circuit, current and EMF are in phase. तो मैं काम करता हूँ, मैं यहाँ पे करंट की डायरेक्शन को फिक्स कर लेता हूँ. ये हो गया करंट का डायरेक्शन. So this is direction of current. Or if I think only about resistance, then in that case current and potential drop across resistance will be in phase. तो ये आ जाएगा आपका ER का डायरेक्शन. क्यों? Coming from here, current and EMF are in phase whenever drop of potential is considered across resistance. When you consider for inductance, कौन लीड करता है? EMF. तो यहाँ पे you will get this over here. So you will have this as EL. हो गया? With respect to current, EMF is leading. मतलब drop across inductor, in that case EMF leads and current lags. Similarly, on the similar lines, what you will have is, ये आ गया आपके पास, guess what? EC. क्यों? क्योंकि when you talk about capacitor, EMF lags by 90 degree with respect to current. तो ये आ गया फेजर डायग्राम आपका. अब इसमें एक्चुअली 2 केसेस बनते हैं. मैंने ऑलरेडी एक केस आपको डायग्रामेटिकली दिखा दिया. What do you see? What do you see here? EL is greater than EC. उल्टा भी हो सकता था. I could have shown also like this, where EC is greater than EL. तो यहाँ पे 2 केसेस बनेंगे, आपको ये पता होना चाहिए. हम दोनों केसेस डिस्कस कर लेंगे, नो इश्यूज. बट केस नंबर 1, तो ये जो केस है, लेट अस फर्स्ट डिस्कस दिस केस. सो इन दिस केस व्हाट यू हैव इज, अब आपको दिख ही रहा है और आपको वेक्टर्स, मतलब चैप्टर नंबर 2 ऑफ 11th मैथमेटिकल मेथड, उसका बेसिक पता होना चाहिए. आपके पास अगर 2 वेक्टर है एंड दे आर अपोजिटली डायरेक्टेड, देन द रिजल्टेंट इज सब्ट्रैक्शन एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ द बिगर वेक्टर. बिगर कौन सा है? तो रिजल्टेंट विल गो हियर. So this is resultant, and this resultant you can write it as EL minus EC, right? सही है ये? Good.
तो हम जो केस डिस्कस करने वाले हैं, केस 1, इट इज व्हेन यू हैव EL greater than EC, but EL is IXL and EC is IXC, मतलब XL is greater than XC, मतलब inductive reactance is greater than capacitive reactance, right? Good. Then now यहां तक हो गया. You need to know one more thing now, that is once you have this, एक बार आपने EL और EC, मतलब EL और EC को सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो आपके पास कौन सा वेक्टर बचा? EL माइनस EC. तो फॉरगेट अबाउट EL सेपरेटली एंड EC सेपरेटली, क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर लिया ना आपने. EL में से EC को सब्ट्रैक्ट कर लिया, रिजल्टेंट क्या आया? EL माइनस EC. तो फॉरगेट अबाउट EL सेपरेटली एंड EC सेपरेट, जस्ट लुक हियर, EL माइनस EC. नाउ ये करंट तो सिर्फ हम लोग रेफरेंस डायरेक्शन में रख रहे हैं, करंट का कोई मतलब नहीं है, देयर इज नो यूज ऑफ करंट हियर, वो बाद में देखेंगे. तो ये करंट का डायरेक्शन क्यों रखा है? इट इज जस्ट रेफरेंस डायरेक्शन. करंट का डायरेक्शन क्यों लिया था? ये बताने के लिए कि ER और करंट का डायरेक्शन सेम. EL और करंट के डायरेक्शन में 90 डिग्री, बट हु इज लीडिंग? EL. And when you talk about EC, then current and EC, they are at 90 degree to each other, but in this case EC is lagging, right? So current का direction is just reference, just for reference, ये याद होना चाहिए. तो इसका मतलब मैं इसको भी यहां से हटा सकता हूँ. We don't need this anymore. Good. Then अब दो वेक्टर्स जब एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो, क्योंकि ER भी वेक्टर है और EL माइनस EC भी वेक्टर है, where is the resultant? Along the diagonal. Very good. Resultant goes along the diagonal, मतलब ये आ गया आपका along the diagonal. अब एक काम करते हैं, just a minute, I will just keep this for the time being. मैं करंट का डायरेक्शन रखता हूँ, we will use that again. तो ये आ गया आपका resultant, और resultant क्या है ये? This resultant is, let us say, E. It is along the diagonal. और अगर आपको वेक्टर्स अच्छे से याद होंगे, जो होने चाहिए, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स A एंड B का रिजल्टेंट इज अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. तो यहाँ पे भी वैसा ही है, क्योंकि मैं इसको शिफ्ट कर ही सकता हूँ. आई कैन शो इट ओवर हियर, राइट? इसको ऐसा शो कर दिया, तो देन व्हाट यू हैव इज, व्हाट यू कैन डू इज दिस. या तो डेफिनेटली यू नो कि ये EL माइनस EC है, तो सामने वाला फेस भी EL माइनस EC है, मतलब रिजल्टेंट जो आया E, ये किसका रिजल्टेंट है? EL माइनस EC और ER का. देन ऑफ कोर्स फ्रॉम दिस डायग्राम, एंड बाय द वे इसको हम इंपेडेंस ट्रायंगल बोलते हैं. क्यों बोलते हैं वो बाद में देखेंगे. दिस इज नेम्ड एज इंपेडेंस ट्रायंगल. गुड. अब ये जो एंगल बना, दिस इज कॉल्ड एज फाई. This is phase difference. किसका phase difference? Yes, current and final EMF का. Final EMF मतलब ये LCR circuit का final EMF. अब as you can see from here, you have E square equal to, क्योंकि ये क्या बन गया? Right angle triangle. मतलब कौन सा थ्योरम अप्लाई होगा? पाइथागोरस. तो E square is ER square plus EL minus EC का square. Right? Therefore, you should know E square equal to, या फिर E equal to under root of ER square plus EL minus EC का square. E equal to under root of, but ER, if you remember, was IR. तो I square R square plus EL is IXL minus IXC का square. तो E इक्वल टू, यहां से I और I कॉमन निकलेगा और स्क्वायर होके कॉमन निकलेगा, तो अंडर रूट ऑफ I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I स्क्वायर XL माइनस XC का स्क्वायर. अब इसमें से I स्क्वायर कॉमन निकाल के रूट के बाहर, तो यू विल हैव E इक्वल टू I अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस
XC का स्क्वायर, राइट? नाउ कंपेयरिंग विथ, एक काम करते हैं, कंपेयर करने से पहले हम इसको ऐसा लिख लेते हैं, E इक्वल टू आई जेड, वेयर जेड इज अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी का स्क्वायर, एंड दिस इज कॉल्ड एज इम्पेडेंस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्पेडेंस? समझ में आ जाएगा नेक्स्ट सेंटेंस में. नाउ कंपेयर दिस, कंपेयरिंग विथ E इक्वल टू IR, ओम्स लॉ. तो आपको समझ में आ रहा है, ये जो I के साथ जो टर्म होता है दैट इज रेजिस्टेंस. वो रेजिस्टेंस कब? जब सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस हो. यहाँ पे सर्किट में क्या क्या था? रेजिस्टेंस था, कैपेसिटिव रिएक्टेंस था और इंडक्टिव रिएक्टेंस था. विच मींस ये जो Z है जिसको हम लोग इंपेडेंस बोल रहे हैं, इंपेडेंस इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस offered by all the three components L, C and R to AC current. तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर, कैपेसिटर एंड रजिस्टर, किसको? टू AC करंट, इज कॉल्ड एज इंपेडेंस. सिर्फ रेजिस्टेंस होगा तो रेजिस्टेंस बोलेंगे, सिर्फ इंडक्टर लगाओगे वो जो अपोजिशन ऑफर करेगा उसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलेंगे, सिर्फ कैपेसिटर लगाओगे तो वो जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा उसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस बोलेंगे. जब तीनों लगाओगे तो तीनों इंडिविजुअली करंट को अपोज कर रहे हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस जितना होगा उसको बोलेंगे इंपेडेंस, राइट? अब दैट इज व्हाई वी कॉल दिस एज इंपेडेंस ट्रायंगल, बिकॉज यू सी E इज IZ, राइट? अभी भी लिखा ना मैंने, E इज IZ लिखा गया. Z को क्या बोला हमने? इंपेडेंस. EL माइनस EC, I already told you what was EL, IXL, what was AC, I कॉमन निकाल लिया, राइट? और यहाँ पे ER है, ER क्या होता है? IR. तो इसका मतलब यहाँ पे you have IR, यहाँ पे you have IZ, and this is IXL minus XC. So this is IZ, this is IR, this is IXL minus XC, right? तीनों में I है, मत लिखो I, forget about I. So this is a triangle which is giving you information about impedance. That is why, क्योंकि impedance है ना इसमें, so that is also called as impedance triangle. तो एक ही बात है, यहाँ पे E लिखो, यहाँ पे ER लिखो, यहाँ पे EL माइनस EC लिखो, चलता है. But anyways, what is more important? What do you see? You see something here. Do you see जब EL was greater than EC, मतलब XL was greater than XC, तो इफेक्टिव EMF, मतलब सारा का सारा वेक्टर ऑपरेशंस करने के बाद EL माइनस EC किया, वो ऊपर आया, और फिर EL माइनस EC का और ER का हमने देखा रिजल्टेंट, वो कहाँ आया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में. करंट कहाँ था? अलोंग एक्स एक्सिस. और E कहाँ आया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में. तो EMF इज लीडिंग. तो अब डिपेंड करेगा, जब तीनों कंपोनेंट लगाओगे तो वैल्यू किसकी ज्यादा है. अगर EL ग्रेटर देन EC है तो इन दिस केस EMF विल लीड एंड करंट विल लैग. गुड, क्योंकि EMF का जो वेक्टर है वो एंटी क्लॉकवाइज में आगे है. Is this clear? And you can find out what is impedance. Impedance is under root of R square plus XL minus XC square. You can also find out what is phase difference. So phi here is phase difference between EMF and current. So you can find out what is phase difference. तो कैसे करोगे? Tan phi. What is tan phi? Opposite upon adjacent. तो डायरेक्टली आ गया यहाँ से XL माइनस XC बाय R. तो phi इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ XL माइनस XC बाय. So this is how you can find out what is phase difference between EMF and current. Case number 2. In case number 2, what you will have is case 2, you will have XC greater than
XL, मतलब बेसिकली EC ग्रेटर देन EL. ओके, AC ग्रेटर देन EL, तो IXC ग्रेटर देन IXL, तो XC ग्रेटर देन XL. दिस इज व्हाट यू विल गेट. तो इस केस में चेंज क्या होगा, तो चेंज विल बी हियर इन दिस डायग्राम. तो हम यही डायग्राम यूज कर लेंगे एंड रिजल्टेंट हटाओ पहले, रिजल्टेंट बाद में देखने वाले हैं. वी आर गोइंग टू सी इट लेटर. सिर्फ इतना है कि दिस इज स्मॉल, दिस इज स्मॉलर कंपेयर टू EC, एंड EC की जो वैल्यू है ये ज्यादा है, तो EC इज ग्रेटर. अब EC और EL, इसका पहले इन दोनों का रिजल्टेंट देख लो. कहां गया? नीचे, मतलब नेगेटिव y एक्सिस, मतलब यहाँ पे. तो यू विल हैव रिजल्टेंट समवेयर ओवर हियर एंड दैट इज, ठीक है, समझ लेना, दिस मच इज EC माइनस EL, क्योंकि EC इज ग्रेटर, तो EC माइनस EL. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट रिजल्टेंट ऑफ EC माइनस EL एंड ER, वो आएगा हियर, राइट? क्योंकि अब इन दिस केस what you are doing is, आप ऐसा करोगे. गुड. देन यहां क्या था? EC माइनस EL, तो ये EC माइनस EL था यहाँ पे. यहाँ पे आपके पास था ER, दिस वाज EC माइनस EL, एंड दैट इज, दिस इज द फाइनल E, है ना? सारा वेक्टर ऑप्शन करने के बाद EC और EL का रिजल्टेंट देखा, फिर EC माइनस EL और ER का रिजल्टेंट देखा, देन यू फाइनली हैव E. एंड ऑफ कोर्स इट इज क्वाइट क्लियर फ्रॉम दिस डायग्राम, दिख रहा है हमको EMF कहां पे है? फोर्थ क्वाड्रेंट. तो EMF इज लैगिंग कंपेयर टू करंट, राइट? फिर वापस से आप यूजिंग दिस ट्राइंगल यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज इम्पेडेंस. तो इम्पेडेंस भी फाइंड कर सकते हो. कैसे? फ्रॉम दिस ट्राइंगल यू कैन से दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, देन राइट एंगल ट्राइंगल में ये हाइपोटेन्यूज है E स्क्वायर इक्वल टू ER स्क्वायर प्लस EC माइनस EL का स्क्वायर. बट E स्क्वायर, एंड दिस इज नथिंग बट, एज यू नो, पहले मैं E ले लेता हूं, अंडर रूट ऑफ ER स्क्वायर प्लस EC माइनस EL का स्क्वायर. E इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस, इसमें से मैंने I डायरेक्टली कॉमन निकाल लिया है, तो उसका स्क्वायर हो गया XC माइनस XL का स्क्वायर. इन दोनों में से I कॉमन निकाल लिया, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर, राइट? फिर कंपेयर करोगे तो आपको मिलेगा IZ. तो Z इन दिस केस विल बी R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर. तो इन दिस केस इम्पेडेंस में XC माइनस XL स्क्वायर है, और इन द प्रीवियस केस इट वाज XL माइनस XC स्क्वायर. ऐसे कोई फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि XL माइनस XC या फिर XC माइनस XL दोनों ही स्क्वायर टर्म्स है. तो वैल्यू वाइज डजंट मैटर, बट मैटर्स वेयर इट टेल्स यू अबाउट वेदर करंट इज लीडिंग और EMF इज लीडिंग. तो दिस इज व्हाट यू नीड टू नो. फिर यहां से आप tan ऑफ फाई निकाल लोगे फेज डिफरेंस निकालने के लिए. तो tan फाई इज अगेन अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड, तो AC माइनस EL अपॉन ER. तो tan फाई इक्वल टू व्हाट इज EC IXC, व्हाट इज EL IXL अपॉन IR. I कॉमन निकाल के हो गया कैंसल, तो tan फाई इज XC माइनस XL बाय R, राइट? दो केसेस, तीसरा केस भी है. तीसरा केस, अब देखो, एक बार आपने EL को ग्रेटर देन EC ले लिया, एक बार आपने EC को ग्रेटर देन EL ले लिया, तीसरी में इक्वल कर दो. जोक. Why? You see, if you have EC equal to EL, then you have XC equal to XL, and if you put XC equal to XL in impedance, ये टर्म हो जाएगा 0. मतलब impedance is under root of R square, मतलब impedance is just R, मतलब the circuit will behave like purely resistive. So in case 1 the circuit is behaving like inductive,
क्योंकि EMF is leading compared to current. In case 2, it is behaving like capacitive because here current is leading and EMF is lagging. And in case 3, when XL is equal to XC, you have impedance Z equal to just R. मतलब no lead, no lag. मतलब the circuit will behave like resistive. अब what is the significance of such kind of circuits? देखो ऐसा है, maybe हमको under some conditions we want the current to lead, under some condition we want current to lag, and under some condition we want both of them to go together, no lead no lag. तो आपको एक सर्किट डिजाइन करना है तो आप तीनों अलग अलग लगाओगे उसमें, इट इज गोइंग टू कंज्यूम स्पेस, नंबर 1 है ना. 3 अलग अलग सर्किट लगाओगे तो इट विल टेक टाइम, आई मीन ऑफ कोर्स इट विल टेक स्पेस नॉट टाइम. टाइम तो लगेगा ही क्योंकि माउंटिंग में टाइम लगता है, कंपोनेंट की माउंटिंग में टाइम लगता है. दूसरा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होगा, 3 अलग अलग लगा रहे हो. हियर व्हाट यू कैन डू इज तीनों एक साथ लगा दो सीरीज में. पैरेलल भी लगा सकते हैं लेकिन पैरेलल में लगाना that is something else, that is called as LC oscillation, resonance circuits. resonance अभी तक हमने कहाँ देखा था, beat formation, superposition of waves. यहाँ पे भी resonance होता है. वो जो रेडियो का ट्यूनिंग करते हैं ना 96.3 I don't know what FM रेडियो मिर्ची, I don't remember whatever it is. So anyways, तो वो ट्यूनिंग करना मतलब basically you are doing this XL equal to XC. वो हम सीखेंगे बाद में. Those are called as resonant circuits when you connect in parallel, but here you are connecting in series. Now the thing is कि आप तीनों के तीनों काम, मतलब you can make current and EMF go in phase, you can make current to lead or current to lag with the help of a single circuit. Then who will decide? कौन decide करेगा lead है कि lag है? Look, who will decide? Of course you know XC is 1 upon omega C. XL is omega L. So ultimately omega square is less than 1 upon LC. So it all depends on omega. और omega किस पे डिपेंड करता है? फ्रीक्वेंसी पे, 2πf. तो जो आपका सोर्स का फ्रीक्वेंसी होगा, कौन सा सोर्स का फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे सोर्स लगाया है ओमेगा, ये आपने लगाया. So just by changing the value of omega, you can make the circuit behave as you want. You can make current and EMF go together, or you can make one lead and other lag. Okay, so that's it for today. More in the next session.